प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग लाइव मिल रहे हैं और इसका कारण यह है कि नवोदय विद्यालय समिति की जो वार्षिक परीक्षा हुई उसमें जो क्लास 11 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए पार्ट ए में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एमसीक्यू के जो 1 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए थे, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 23 जो 3 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब 100 वर्ड्स में देना होता है वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर के 8 नंबर के जो सवाल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और आपको पता है कि 8 नंबर का जो सवाल होता है उसको हमें 350 वर्ड्स में आंसर देना होता है। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 24 से 27 प्रत्येक 8 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 350 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां मैं आप लोगों को एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि होता यह है कि बच्चे कई बार बड़े प्रश्नों के उत्तर में पॉइंट्स तो लिख देते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जब आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये जो 350 शब्दों की शब्द सीमा है वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, और इसलिए आपके पॉइंट सही होने के बावजूद आपको पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनको 2-2, 3-3 लाइनों में कम से कम एक्सप्लेन कर दें ताकि आप 350 शब्दों के आसपास पहुंच पाएं और आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं आज का, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। What do ancient stories tell us about the civilization of Mesopotamia? Explain with example। अब देखिए यहां जो है स्टोरीज देख करके कोई स्टोरी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है, हमें यह बताना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहां पर में है कि मेसोपोटामिया was a land of diverse environment, agriculture, and in steppe areas, cattle rearing also took place. Animal rearing substituted agriculture to the people. Number 4, urbanization led to trade and manufacturing. Social order and division of labor existed well, and development of writing very significant feature. अगला पॉइंट कहता है cuneiform writing most striking feature of Mesopotamians, and they kept all official records, another remarkable feature। चलिए इसी उत्तर को हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मेसोपोटामिया विविध वातावरण की भूमि थी जहां पर में अलग अलग तरह के मौसम थे, अलग अलग तरह के जमीन का भी फॉर्मेशन था, कहीं पहाड़ था, कहीं पठार था, कहीं प्लेन भूमि भी थी और कहीं पर में रेगिस्तान भी हुआ करता था। लोग यहाँ कृषि कार्य भी करते थे और स्टेपी के क्षेत्रों में पशुपालन का काम ज्यादा होता था। स्टेपी क्षेत्र वो क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर लंबे लंबे घास हुआ करते थे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हाथी घास भी कहते हैं, तो उन इलाकों को स्टेपी क्षेत्र कहा जाता था। साथ ही शहरीकरण से व्यापार और विनिर्माण के क्षेत्रों में विकास हुआ। हमने जब मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है तो वहां पर में उड़, उरुख, मारी, बेबीलोन इन शहरों के बारे में पढ़ा है, और शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे नए नए उद्योग धंधे भी स्थापित हुए, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम भी बढ़ा और साथ साथ व्यापार भी बढ़ा, और मेसोपोटामिया का व्यापार अपने देश के साथ साथ विदेशों के साथ भी फैलने लगा। अगला पॉइंट कहता है सामाजिक व्यवस्था और श्रम विभाजन के बारे में।
हर समाज के अंदर आपको पता है कि अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है और समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ होता है। उसके आधार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कहीं पर जाति के आधार पे, कहीं पर अर्थ व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, जैसे कोई धनी है कोई गरीब है, कोई ऊंच है कोई नीच है, जाति के आधार पे। इस तरह के कई तरह के विभाजन होते हैं। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था वहां भी कायम थी और साथ ही शहरी क्षेत्रों में खास करके श्रम विभाजन देखने को मिलता था। श्रम विभाजन कहने से मतलब यह है कि शहरों में आज भी आप देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति सारा काम नहीं करता। लुहार है तो वो लोहे का काम करता है, सुनार है तो वो सोने का काम करता है, पेंटर है तो वो चित्रकारी का काम करता है, बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम करता है। तो इस तरह से श्रम विभाजन उस समय भी देखा जाता था। और एक खास बात थी लेखन कला का विकास। ये 3 नंबर के लिए भी सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए भी सवाल पूछा जाता है कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसका उपयोग क्या था। तो इसके बारे में हम लोगों को पता है कि वो चिकनी मिट्टी को गूंथ लेते थे, उसका एक आकार दे देते थे, या तो वो सर्किल हो सकता था, गोल हो सकता था, चौकोर हो सकता था। उसके ऊपर जब वो गीला होता था तो उसके ऊपर कीलाकार लिपि में कुछ न कुछ जो भी उनको लिखना होता था वो लिख देते थे। उसके बाद सूरज की रोशनी में उसको सुखा देते थे और फिर उसको रिकॉर्ड के तौर पे रख लेते थे और अलग अलग तरह के रिकॉर्ड वहां रखे जाते थे। तो ये लेखन कला के विकास के बारे में भी जानकारी देंगे। तो उस समय की जो कहानियां हैं, उस समय की जो जानकारियां हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। ये बात आपको मुख्य रूप से इसमें बताना है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था के उन लक्षणों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप सोचते हैं कि वे पूर्णतया आधुनिक हैं। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी विच यू थिंक मेक इट लुक क्वाइट मॉडर्न। इसके अथवा में भी एक सवाल है जिसको हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जिस सवाल में आपको अथवा मिल रहा है उसमें कोई एक प्रश्न जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि दोनों उत्तर लिख देते हैं, तो मार्क्स तो आपको 8 ही मिलेंगे लेकिन आपका समय वहां खराब हो जाएगा। इसलिए समय बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इन दोनों प्रश्नों को देखें और जिसका उत्तर आपको सबसे अच्छा है वो आंसर आप लिखें। तो चलिए, रोमन साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या खासियत थी जो उसको इतना मॉडर्न बनाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात कहता है कि द रोमन सोसाइटी वाज मोर डाइवर्स। अपर क्लास स्पोक ग्रीक एंड लैटिन। फर्स्ट regime was established by Augustus, which was known as Principate. An elected body named as Senate controlled the Rome for a long time. Next to emperor and senate, army played key role. Existence of paid army was the distinctive feature. Soldiers constantly agitated for better wages. Roman Empire had economic infrastructures like harbor, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, ये सारा। चलिए इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, रोमन समाज के अंदर सामाजिक विविधता देखने को मिलती थी, यानी कि समाज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कई भागों में बटा हुआ था। लेकिन यहां का जो उच्च वर्ग था, यानी कि समाज का जो उच्च वर्ग था, वो मुख्य रूप से ग्रीक और लैटिन भाषा बोलता था। सम्राट अगस्टस ने सबसे पहले एक राज्य के रूप में, जिसको कि प्रिंसिपेट कहते थे, पहला शासन स्थापित किया और उससे पहले सीनेट, जो कि एक निर्वाचित निकाय होती थी, उसने रोम को काफी लंबे समय तक नियंत्रित किया। ये जो सीनेट था, इसके जो मेंबर्स होते थे वो समाज के उच्च वर्ग से आते थे, लेकिन उनका चुनाव होता था। अगस्टस ने जब अपनी शासन स्थापित की तो उसने सीनेट को खत्म नहीं किया, बल्कि सीनेट को जारी रखा। ये एक खास बात थी। अगली महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि यहां पर प्रशासन में 3 मुख्य खिलाड़ी हुआ करते थे, एक सम्राट, दूसरा सीनेट और तीसरी सेना। क्योंकि उस समय लड़ाई लड़ना एक महत्वपूर्ण काम हुआ करता था,
और सेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती थी। रोमन साम्राज्य के अंदर सेना को वेतन दिया जाता था, यानी कि उनके काम के बदले उनको भुगतान किया जाता था, और ऐसा भी देखने को मिलता था कि सैनिक चूंकि अपना महत्व अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए बेहतर मजदूरी के लिए वो लगातार आंदोलन भी किया करते थे। और इसके साथ ही चूंकि आर्थिक रूप से अगर देखें तो रोमन साम्राज्य अत्यंत ही मजबूत था, और इसका एक कारण यह था कि यहां पर आर्थिक रूप से कई सारी आधारभूत संरचनाएं थी, जैसे यहां बंदरगाह भी थे, खदान थे, ईंट का यार्ड हुआ करता था, जैतून के तेल के कारखाने हुआ करते थे। तो इस तरह से ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ये स्पष्ट करती हैं कि रोमन साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था में ऐसे अभिलक्षण देखने को मिले जो उनको पूर्ण रूप से आधुनिक बनाते हैं। आइए अब इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा वाला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी which you think make it quite modern। इसका उत्तर हम पहले कर चुके हैं, और ये इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति वाला जो प्रश्न है उसका अंग्रेजी में है Why did industrial revolution first start in England? Explain with suitable example। बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि यदि ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए, अगर ये रोमन साम्राज्य वाला आप प्रश्न पूछेंगे और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, ये वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता लगेगा कि ये औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। इस तरह का सवाल लिखना बहुत आसान होता है। तो जब आप चुनाव करें प्रश्नों में तो इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सीधा है और उसका जवाब मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण थे कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो ये देखिए, ये सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा कारण था मॉनेटरी सिस्टम, तीसरा कारण था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, चौथा कारण था स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अगला कारण था पावरफुल नेवी, एक और कारण था पोजीशन ऑफ कॉलोनीज, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। आइए इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहां आपके पास में उत्तर है। सबसे पहला पॉइंट कहता है राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड में राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिरता थी, काफी स्टेबिलिटी थी। राजा का शासन चलता था और उनका जो शासन था वो इतना स्ट्रांग था कि राजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता होने के कारण दूसरे जो महत्वपूर्ण फैसले होते थे वो लेने में बहुत आसानी होती थी। दूसरी बात उनकी मौद्रिक प्रणाली के बारे में है। यहां आप पौंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इंग्लैंड की मुद्रा है, और एक ही मुद्रा पौंड ग्रेट ब्रिटेन में चारों तरफ चलती थी। इससे मौद्रिक प्रणाली काफी आसान हो गई थी, लेन देन करना बहुत आसान हो गया था। तो जब लेन देन करना आसान हो जाता है, खरीद फरोख्त करना आसान हो जाता है, तो आप व्यापार को बढ़ाने में बहुत जल्दी सफल हो पाते हैं। अगला कारण है कृषि क्रांति। देखिए, कृषि क्रांति क्यों हुई? कृषि क्रांति होने का कारण यह है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कृषि के लिए भी अच्छे अच्छे टूल्स एंड इक्विपमेंट बनने शुरू हो गए। जैसे खेतों की जुताई अब ट्रैक्टर से होने लगी, ऐसे ही थ्रेसर बन गए। तो अलग अलग टूल जब बनने लग गए तो कृषि की उन्नति हुई, कृषि में क्रांति आई। और जब कृषि के उपज से कच्चा माल अधिक मात्रा में उपजना शुरू हो गया तो उसी का उपयोग उद्योगों में विनिर्माण के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए होना शुरू हुआ। तो इस कारण भी औद्योगिक क्रांति को फायदा हुआ। उसके बाद रणनीतिक स्थान। पश्चिमी यूरोप में जो ग्रेट ब्रिटेन की लोकेशन है, अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि रणनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दुनिया के किसी भी जगह पर यहां से पहुंचना
बहुत ही आसान है, क्योंकि स्थल के साथ साथ जल का रास्ता भी इनको मिला हुआ है। साथ ही इनकी नौसेना काफी शक्तिशाली थी, इससे दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना आसान था। और जब समुद्र में इनके व्यापारी निकलते थे व्यापार करने के लिए, तो नौसेना उनकी भी रक्षा करती थी। एक कारण था उपनिवेशों का होना। आपको पता है कि इंग्लैंड ने दुनिया के अलग अलग देशों में, खास करके एशिया के देशों में और लैटिन अमेरिका के देशों में अपने उपनिवेश बनाए हुए थे। अफ्रीका में भी उनके उपनिवेश थे, जिसके कारण होता यह था कि उन उपनिवेशों से इनको कच्चा माल मिल जाता था, और जब ये अपने उद्योग में तैयार करते थे माल, तो उनको उन्हीं उपनिवेशों में बेचना इनके लिए बहुत आसान होता था, और ये काफी उससे पैसा भी कमाते थे, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत थे। साथ ही इंग्लैंड में कोयला और लोहा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, और उद्योगों में इन दोनों ही चीज की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। तो कोयले और लोहे की अत्यधिक उपलब्धता के कारण भी यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। मेरी समझ से ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां देखिए एक बात लिखी हुई है, कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु। इसका मतलब होता है कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं यही फाइनल नहीं है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि मुझे लिखना चाहिए जो आपने कहीं भी पढ़ा है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और यदि वो पॉइंट आपका प्रासंगिक है यानी कि सही है, तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। ये समझने वाली बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इटली के मानवतावादियों के नेतृत्व में कला, वास्तुकला और मूर्तिकला ने विभिन्न स्वरूप ग्रहण किया। व्याख्या कीजिए। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर took different shape in the hands of humanists in Italy. Elaborate the statement. अब ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण की बात है, इसको वास्तुकला और मूर्तिकला से जोड़ा गया है, तो इसकी क्या विशेषता थी इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि आप कमेंट बॉक्स में देखते जाइए, वहां आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, जो डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से है। और यहां आपको आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश से संबंधित बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो आपको अपनी तैयारी अच्छी तरह करने में काफी मदद करता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, ह्यूमनिस्ट्स shaped their age through art and architecture. Transmitting humanists' ideas, men and women sculpted. Donatello brought new style, lifelike statues. Andreas Vellius was first to dissect the human body. City of Rome, revival of new architecture, classical. Art and paintings, new dimensions. माइकल एंजेलो का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेटा एंड हिज डिजाइन ऑफ सेंट पीटर्स चर्च रिमार्केबल। ये अंग्रेजी में इसके फाइनल पॉइंट्स हैं जो आप आंसर में लिख सकते हैं। इसी को हिंदी में देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मानवतावादियों ने कला और वास्तुकला के माध्यम से अपने युग को आकार दिया। मानवतावादी विचारों को प्रसारित करते हुए पुरुषों को और महिलाओं को गढ़ा गया, अर्थात पुरुष और महिला दोनों ही मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे और दोनों ने ही मानवतावादी विचारों को प्रचार प्रसार दिया। अगला पॉइंट कहता है, डोनाटेलो ने ऐसी मूर्तियां बनाई जैसे उनमें जान डाल दी गई हो, बिल्कुल लाइफ लाइक दिखती थी। ऐसे ही एंड्रियास बेल्सियस पहले ऐसे डॉक्टर हुए जिन्होंने मानव शरीर को विच्छेदित करना, डिसेक्ट करना, ये पहली बार उन्होंने किया। ऐसे ही रोम में कई नई और शास्त्रीय वास्तुकला का पुनरुत्थान हुआ।
कला और चित्रकारी को नया आयाम मिला, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माइकल एंजेलो का है, जो अद्वितीय चित्रकार थे। उन्होंने दी पाइटा के नाम से एक चित्र बनाई थी और सेंट पीटर्स चर्च में उनके जो डिजाइन बनाए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ ही अगर आपको कोई दूसरा प्रासंगिक पॉइंट लगता है तो वो भी आप जरूर लिख दें। और आइए अब इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अभ्युदय का विस्तृत विवरण प्रदान कीजिए। ये अंतिम चैप्टर, आपका जो 11वां चैप्टर है उसका प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का उदय कैसे हुआ, इसका आपको विवरण देना है। तो उसके उत्तर को समझते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताता चलता हूं कि अंत में, जो वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन आता है, उसको जरूर देखिए। वहां आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा जो मोटिवेशनल वीडियो होता है, जिसमें इस बात की चर्चा होती है कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स, लंबे उत्तर कैसे लिखें, या किस तरह से प्रश्नों को याद करें। इसके ऊपर भी कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम में किस तरह से लिखें कि हमें अच्छे उत्तर अंक प्राप्त हो। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर देखते हैं। सबसे पहली बात यह कहता है कि आफ्टर 1937 गोमिंडांग रिट्रीटेड एंड वॉर ruined China. Price rose to 30%, drought, deforestation and flood made worst. Primitive technology, poor communication still weakened. CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1921. Third Comintern by Lenin gave way. Soviet supported communist parties in the world. Mao Zedong emerged as major CCP leader. Any other relevant point? बच्चों, इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके मुझे बता सकते हैं कि आगे किस टॉपिक के ऊपर आप लाइव क्लास चाहेंगे। ज्यादातर बच्चे जिस टॉपिक के ऊपर लाइव क्लास देने को मुझे कहेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर अगला लाइव क्लास आपका मैं लूंगा। तो ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं इसी प्रश्न का उत्तर। 1937 ईस्वी के बाद गोमिंडांग पीछे हट गया। ये एक पार्टी हुआ करती थी, और एक चीन के अंदर जो झगड़ा चल रहा था उसमें गोमिंदांग भी एक पार्टी थी, और गोमिंदांग के पीछे हटने से यह हुआ कि एक बड़े स्तर पर युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध के कारण चीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इस बर्बादी का एक नतीजा यह हुआ कि वस्तुओं की कीमतें 30% तक बढ़ गई, और जनता के बीच गरीबी काफी बढ़ गई, सूखा पड़ने लग गया, वनों की कटाई होनी शुरू हो गई, बाढ़ आने लगे, और इस कारण देश की स्थिति काफी खराब हो गई। इनकी जो तकनीकें हुआ करती थी वो आदिम जमाने की हुआ करती थी। संचार व्यवस्था बहुत ही बुरी अवस्था में था, और ऐसी स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। और सोवियत रूस के जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन, उनके तीसरे कॉमिंटर्न ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को रास्ता दिखाया। सोवियत रूस ने भी दुनिया में जहां जहां भी कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित हुई उनका समर्थन किया, और चाइना में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके नेता के रूप में माओ जेडोंग उभर करके सामने आए। और आज भी आपको पता है कि यही पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन में शासन करती है। तो बच्चों, आज हमने ये इंपॉर्टेंट जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उनको पढ़ा, और आपके मिड टर्म में या एनुअल एग्जाम्स में यहां से प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।